नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका संविधान का अगला क्लास। संविधान सर्वोच्च है जो विधान हमारे देश में। तो पॉलिटी वीडियो क्लास शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए वीडियो नंबर 17 है ये। और सिर्फ इनके लिए नहीं, जिनका भी संविधान में दोस्तों आ रहा संविधान है सिलेबस में, उन सबके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आजकल संविधान से व्यवहारिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जो लास्ट क्लास पढ़े होंगे रीट वाली, वो समझ गए हो कि हाँ सर, किस तरीके के व्यवहारिक क्वेश्चन आपने पढ़ाए थे और वैसे क्वेश्चन सही मायने में हमें देखने मिलते हैं एग्जाम में। तो आपको पता चल गया कि हाँ सर, हम पहले तो व्यवहारिक क्वेश्चन पढ़े भी, आपसे कॉन्सेप्ट सीखे भी और इसके क्वेश्चन भी पढ़े। तो यार जायज़ सी बात, जब आप इस तरीके से तैयारी करते हैं कि आप व्यवहारिक तरीके से हर एक चीज़ को व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं, तो उसके क्वेश्चन भी देखते हैं कि उस थ्योरी से कैसा क्वेश्चन बनता है, तो सर आपसे बहुत कम चांसेस बचते हैं कि आपसे शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे, है ना। अन्यथा आप लगभग सभी क्वेश्चंस को हल करने की स्थिति में आ चुके होते हैं। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अपने क्लास की ओर आते हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले सर अनुच्छेद 33, 34, 35 एवं मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन। मतलब ये संशोधन जो आप पढ़ेंगे सर, पूरा महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे थे सर मौलिक अधिकार आपका 12 से लेकर 35 तक था। तो 12 से लेकर 32 तक आप पढ़ लिए थे, तो बचा कितना था? 33, 34 और 35 बचा था, जो कि छोटा छोटा है, वो खत्म हो जाएगा। मुद्दा है सर, आपके मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी हुए हैं। तो मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है, उनको भी हमें यहीं पे जानना जरूरी है, क्योंकि उन संशोधनों से ही क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जितने संवैधानिक संशोधन हुए हैं सब आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो यहाँ पे मौलिक अधिकार अभी आप पढ़ें, इसलिए मौलिक अधिकार से जुड़े हुए संशोधन आप पढ़ लीजिए। बाकी जैसे जैसे आपको और आप पढ़ते चलेंगे, जो जरूरत महसूस होगा वैसा पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आप पहली बार इस तरीके से पढ़ रहे होंगे कि आपको पहली बार तो ये पता चलेगा कि मौलिक अधिकार से जुड़े कौन कौन से संशोधन है। चलिए आप में से ही मैं खुद आप कमेंट में करके बताइए, मैं आप में से देखता हूँ कितने बच्चों को पता है कि मौलिक अधिकार से जुड़े कितने संशोधन हैं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के आप खुद नाम बता दीजिए। अगर आप दो या तीन या चार नाम भी बता दें, 2 या 3 नाम भी बता देंगे, तो मानो कि हाँ भाई आपको पता है कि हाँ पढ़े तो हैं आप करके। बहुत, और आप में से 10 में से शायद ही कोई एक बच्चा हो जो बता पाएगा, नहीं था 10 में से 10 बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको कुछ संशोधन सिर्फ मौलिक अधिकार से जुड़े हैं ऐसा पता नहीं होगा, क्योंकि हम उस रूप में पढ़ते ही नहीं। और कभी यही क्वेश्चन बन के आ गया तो कि मौलिक अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन निम्न है, 4-5 संविधान संशोधन दे दिया, अब सब आपको एक ही जैसे दिखने लगेगा। यही तो गलती है। इसलिए तो बोले ना, हम उस हिसाब से क्लास को डिज़ाइन किए हैं जैसा अब आपके एग्जाम का पैटर्न हो रहा है, इसलिए एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको यहाँ से नहीं छूटेगा। आइए क्लास की ओर हम आते हैं। आपको हमारे क्लास का नियम पता है सर, टोटल संविधान में 22 भाग है, तो हम हर दिन एक भाग और उसके नाम और उसका अनुच्छेद रखते हैं। ठीक, हाँ सर, संविधान में टोटल 22 भाग हैं, उसमें 395 अनुच्छेद हैं और संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। सर भाग में तो अनुच्छेद आते हैं तो बात सही है, मगर सर अनुसूचियाँ जो 12 विशेष को अलग से क्यों रखा गया है? देखिए, कुछ बिंदु होते हैं हमारे देश में, इसमें बहुत बार बहुत तेज़ी से नियम कानून बनाने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं, या डिसीजन तुरंत लेने पड़ते हैं। सोचिए अगर आप ऐसे बिंदुओं को आप किसी भाग के अंदर अनुच्छेद के अंदर आप डाल के रख देंगे, तो सोचिए अगर आपको उस बिंदु में अगर संशोधन करना हो, कुछ सुधार करना हो, तो उस पूरे भाग में संशोधन होगा, उस पूरे अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसे जो बिंदु जिसमें बार आपके परिवर्तन होते हैं, जरूरी है, जो बार तत्परता रूप से बदलते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उनको एक अलग ही सूची बना के डाल दी गई, इसलिए उनको बोला जाता है 12 अनुसूचियाँ। वही सूची जिसमें बार बदलने वाले बिंदु रखे जाए वही होती है अनुसूचियाँ, और उसमें 12 विषय सम्मिलित किए गए। तो आपको पता चल गया क्या जन अनुसूचियों को अलग से क्यों रखा जाता है। चलिए, हालांकि मैं शुरू में ही बताया था। अब आते हैं सर अपने संविधान और उसके भागों पे। सर संविधान का भाग एक क्या होगा? सर हमारे पूरे भारत का एक क्षेत्र है, तो सर भाग एक यही होगा, संघ राज्य और उसके क्षेत्र। कोई भी क्षेत्र की 4 दिशाएं होती हैं सर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये 1 से 4 अनुच्छेद उसके अंतर्गत आ गया। तो उस क्षेत्र में रहने वाले कोई लोग वहाँ निवास करेंगे तो वहाँ के नागरिक कहलाएंगे, इसलिए भाग 2 में वहाँ की नागरिकता आ गई, जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ के नागरिक हुए। वो आगे सर आपका अनुच्छेद 5 से 11, तो 1 से 4 के बाद 5 आता है, तो 5 से लेकर 11 तक। सर भाग 3 जो नागरिक वहाँ रह रहे हैं उनको कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये तेज़ी से ही पढ़ाऊँगा ये सेक्शन, जो आपको रिवीजन वाला करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, हर वीडियो से पहले पढ़ाता हूँ। ठीक, हाँ सर। तो भाग 3 जो नागरिक रह रहे हैं भाग 2 के तहत, सर उनको कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसलिए भाग 3 में हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। और सर आगे सर आपको 12 से 35 जो हम पढ़ रहे हैं, इसका 3 बचा 33, 34, 35, उसको आज हम देख लेंगे। फिर आपके जब आप नागरिक ने अपने क्षेत्र में नागरिक रहते हैं, वो अपने अधिकार उनको मिल गए,
उन अधिकारों का प्रयोग करके पूरे देश का शासन चलाने के लिए, उस क्षेत्र का शासन चलाने के लिए उन्होंने एक सरकार का गठन किया, जिसे आप बोलते हैं राज्य। तो राज्य अब लोगों के लिए कुछ नीतियाँ बनाएगा। वो नीतियाँ किन बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाए, तो कुछ निर्देशक तत्व हैं जो उनको गाइड करेंगे नीति बनाने से पहले। तो इसलिए कुछ निर्देशक तत्व हैं जो राज्य को नीति बनाने के लिए गाइड करें, इसलिए भाग 4 आएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो आंसर भाग 4 हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, आप कहोगे सर यहाँ पे 35 के बाद 36 से 51। सर ये भाग 4 था, सर 4 से बनता है 4A, और सर उससे निकलता है कि सर सरकार के सब काम थोड़ी रहेगा, सरकार नीति बनाए सब चीज़ करे, कुछ कर्तव्य हमारे भी हैं। तो सर 4 में अगर सरकार का कर्तव्य तो 5 में जनता का कर्तव्य होना चाहिए। तो 5 में आ गया मूल कर्तव्य, 4A में आ गया मूल कर्तव्य। तो 4 से 4A में आ गया मूल कर्तव्य हम जनता का। ठीक, और सर उसमें आपका अनुच्छेद था 51, तो भाग 4 से 4A, तो अनुच्छेद 51 से 51A। और सर भाग 5, ये 5 उंगली दिख रही, भाग 5 में सर आपकी केंद्र सरकार होगी। क्यों सर? क्योंकि 5 उंगलियां मिल करके एक मुट्ठी बनाती है, वैसे ही अलग अलग राज्य मिल करके एक संघ बनाए हैं, अर्थात केंद्र सरकार बनाए हैं। इसलिए भाग 5 केंद्र सरकार। तो भाग 5 केंद्र सरकार या संघ सरकार। अनुच्छेद सर आपका 52 से 151। तो लीजिए 52 से 151। सर जब केंद्र सरकार बन गई, भाई ये पूरे क्षेत्र में सरकार ने नीति बना ली, नीति के लागू करने के लिए, संचालन के लिए सरकार चाहिए, तो सरकार आपको मिल रही है। पहले आपको केंद्र सरकार मिल गई, केंद्र सरकार के बाद कौन नीति बनाती है, लागू करती है? सर राज्य सरकार। तो भाग 5 का भाग 6 में राज्य सरकार आ गई। लीजिए, और सर वो 52 से 151 था, तो 152 से 237 आएगा ये, क्योंकि इसके बाद 238 में समाप्त हो जाएगा। सर भाग 6 हो गया। भाग 7 दोस्तों आपका निश्चित कर दिया जाएगा, स से भाग 7, स से भाग 7, स से 7वां, स से संविधान संशोधन 1956, 7वां 56 के द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया। इसका भाग देखेंगे इधर क्या, भाग 7। तो भाग 7 हटा दिया गया है। तो सर भाग 7 निरसित या समाप्त, स से 7, स से समाप्त, स से 7वां, स से संविधान संशोधन, स से 7वां 56 के द्वारा अनुच्छेद 238 है, और भाग 7 है जिसको निरसित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। सर भाग 5 में था केंद्र सरकार, भाग 6 में हो गया राज्य सरकार, 7 हो गया समाप्त। तो अगला सरकार कौन बचा? सर केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, 238 का 239 से 242 आएगा इसके अंतर्गत, 239 से 242। सर केंद्र शासित के बाद स्थानीय स्तर पर कौन शासन चलाता है? सर या तो पंचायती राज या नगरीय निकाय। तो भाग 8 था आपका सर केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 9 हो गया पंचायती राज, और 9A हो गया नगरीय निकाय। तो भाग 9 हो गया पंचायती राज, भाग 9 से 9A हो गया नगरीय निकाय। 243 से 243O, 243P से 243ZG, 243 से 243O, 243P से ZG। सर फिर भाग 10 आ गया कि भैया ये तो सब उस जगह का शासन खत्म हो गया भारत में, मगर कुछ क्षेत्र आपके अनुसूची में लिखे हुए थे। कौन? 6वीं अनुसूची में, कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वो बहुल जनजातीय क्षेत्र वाला स्थान है। तो कुछ जनजातियां हैं जो अपने खुद के नियम कानून से अपना समाज चलाती हैं। तो उन जनजातियों को ये स्वायत्तता देती है हमारी भारत सरकार कि हाँ आप अपनी जनजातियों में जो नियम कानून है आपके समाज का, आप उससे खुद अपने समाज की समस्याओं का समाधान कीजिए। तो इसलिए अनुसूची में वर्णित कुछ जनजातीय क्षेत्र, इसलिए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आ जाएगा भाग 9 के बाद भाग 10 में, कि वहाँ के शासन वो खुद चलाते हैं। कहाँ के? कुछ अनुसूची में जो क्षेत्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और कुछ जनजातीय क्षेत्र के, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के भाग 10 में आ गया। ठीक, सर भाग 11 में अब क्या होगा? अरे भाग 11 में होगा, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार, तो दोनों के संबंध स्पष्ट कर दो ताकि टकराव ना हो। इसलिए भाग 11 में हो जाएगा, भाग 11 में हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध। से अनुसूचित था 244, 244A अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, 244, 244A। तो सर 44 होता था 45, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध आ गया 245 से 263, 45 से 63। मैंने आपको याद भी कराया था, 3 से 4 कहाँ गया, 3 से 4, 5 से 6, इधर 3 से 4 की, इधर 5 से 6 आया। तो सब 245 और 263, तो 245 से 263 आ गया केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। यहाँ तक आपने मुझसे लास्ट टाइम पढ़ा था, यहाँ तक आपको याद भी है। बोलते इतना बार रिविजन होगा। भाग 10 संघ और भाग 11 केंद्र सरकार राज्य सरकार, इसलिए भाग 11 केंद्र सरकार राज्य सरकार, एक राज्य सरकार एक केंद्र सरकार, 11 हो गया, एक एक दोनों के बीच संबंध। भाग 11 हो गया केंद्र राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263। ठीक, आते हैं दोस्तों आज के भाग 12 पर। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद।
तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक, जो कि आगे आपका अनुच्छेद 264 और 300A। तो सर आपने बोला 300A में हमने डाला है, क्या डाला है सर? 300A में ही तो हमने डाला था क्या, संपत्ति का अधिकार। तो लीजिए संपत्ति आ गया, जो कि आपका एक विधिक अधिकार बन गया था। अर्थात संपत्ति को लोग जो भी वाद विवाद था, वो वाद विवाद भी आपका आ गया 300A में। ठीक है, और भाई संपत्ति आप किससे खरीदते हैं सर? वित्त से ही खरीदते हैं, तो वित्त हो गया। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद 264 से 300A भाग 12। तो भाग 12 में पूरा समझिए कि आपका पैसा जोड़े संपत्ति से जुड़ा हुआ चीज़ है क्या। भाग 12 में बोलते हैं ना तेरे 12 बज गए, तो मतलब आपके पूरे वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भाग 12 में 264 से 301 के मध्य। ठीक, 63 के बाद 64, 264 से 301। क्लियर? चलिए तो आज यहीं तक याद रखिए, 12 तक आपके 12 बज गए, क्योंकि आपके वित्त, संपत्ति, संविदा से जुड़े वाद विवाद होने लग गए 264 से 301 के तहत। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना ध्यान हुआ होगा। पढ़ते रहिए, हर दिन रिविजन होते होते सब खत्म हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों के वर्णन पर। सर आपके संविधान में मौलिक अधिकार टोटल 12 से लेकर के 35 तक है, तो जिसमें से हमने 12 से लेकर के 32 तक पूरा पढ़ लिया है। सर अब हम पढ़ना है 33, 34 और 35। क्लियर हो गई बातें? तो 12 से लेकर के सर 33, 32 तक एक नज़र हम दोहरा लेते हैं सर, कैसे वर्गीकरण हुआ है। ठीक, तो देख लीजिए भैया, वर्गीकरण देख लीजिए। सर दुनिया में आदमी पहले आता है तो क्या चाहता है? आदमी पैदा होते साथ चाहता है कि सर मुझे समानता मिले। एक बच्चा अपने घर में चाहता है कि बड़े भाई को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो मुझे समान प्यार मिले। इसलिए सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। 14 से 18, क्योंकि 12 में था राज्य की परिभाषा और 13 में था सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। तो 12 और 13 छोड़ के 14, 18 पे आप आ गए। जैसे लोगों को समानता मिल जाती है तो लोग अब स्वतंत्रता चाहते हैं कि मुझे स्वतंत्रता मिले, बड़े भैया के जैसे मैं भी बाहर खेलने जाऊँ। दूसरा जगह स्वतंत्रता का अधिकार आपका भैया 18 के बाद 19 से लेकर 22 तक। जब आपको समानता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, तो आप किसी भी शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आ गया भैया कहाँ सर? 22 के बाद 23, 24 में 23 और 24 बालाश्रम और बाल श्रम। 23 बालाश्रम मैंने बलपूर्वक श्रम करवाना, और 24 अनुच्छेद 24 बाल श्रम, किसी बच्चे श्रम करवाना। सर अब शोषण के विरुद्ध जब आवाज़ उठा लिए, तब आप अपने धीरे धीरे धर्म की ओर झुकेंगे। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुआ बात करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। जब धर्म से जुड़ गए तो दोस्तों अपनी संस्कृति और उससे जुड़ी हुई शिक्षा से दूर नहीं रह सकते। इसलिए अगला हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा, शैक्षणिक अधिकार। तो हो गया सर आपका 29, 30। ठीक, 29 में सर आपका है कि आपको अपनी बोली, भाषा, लिपि इन सब का संरक्षण करना चाहिए। और 30 में है मदरसों की स्थापना कर सकते हैं आप खुद, चलिए, अपने धार्मिक शिक्षा को बनाए रखने के लिए। सिर्फ भाग 6 था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। और 7वें नंबर पे था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जब 6वां वाला हट गया तो जो 7वां तो वही खसक के 6वां बन गया। तो 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और देखिए जो 20 से हटाए थे संपत्ति का अधिकार, वो 30 के बाद 31 नंबर वाला अनुच्छेद था। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 हटा दिया, इसलिए 30 का सीधा 32 आ गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से निकालकर आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि आप पढ़े हैं भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और दोस्तों वाद, जिसमें आप पढ़ रहे थे क्या, भाग 12 264 से 300A तक। तो 32 तक आपने देख लिया, यहाँ तक आप पढ़ भी चुके हैं मुझसे। आज हम पढ़ेंगे सर अनुच्छेद 33, 34, 35 पे पूरा हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो जाए, क्योंकि आप पीछे देखे ही हैं। देखिए आप, अच्छा देखिए पूरा हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं 32 तक। देखिए 32 तक हमारा हो गया है। 33, 34, 35 हम पढ़ लेंगे तो 35 खत्म होते साथ ही हमारा 12 से 35 पूरा मौलिक अधिकार वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो हमारा मौलिक अधिकार पूरा अनुच्छेद वाइज, एक अनुच्छेद वाइज हमारा समाप्त हो चुका रहेगा। उसके बाद हमें दोस्तों केवल और केवल क्या काम करना होगा, हमें इस मौलिक अधिकार से जुड़े जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं संविधान में, उनको भी एक नज़र देखना जरूरी है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। आइए तो हम फिलहाल आज 33, 34, 35 को एक नज़र देखते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा सा है। आइए तो अनुच्छेद 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपातरण करने की संसद की शक्ति। नहीं आया समझ में? ना आएगा, जिनको पता होगा उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, हालांकि उनको भी इस शब्द का मतलब नहीं पता होगा, इसमें क्या है वो पता जरूर होगा। मगर आज मैं समझाऊंगा, इसका आप प्रैक्टिकली तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ सर क्यों इसको ऐसा डाला गया। ठीक, चलिए
यह संसद को यह अधिकार देता है, यह जो अनुच्छेद 33 है यह संसद को, कहाँ गया, संसद को ये ऐसी शक्ति देता है, ऐसा अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बल, जो ऐसे बल, ऐसे फोर्स हमारे देश के जो हथियार पकड़ते हैं, तो सशस्त्र बलों को, अर्धसैनिक बलों को, पुलिस बलों को, खुफिया एजेंसियों को, अन्य के मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधित कर सके। हैं, अभी भी आपको फील या किक नहीं मिला होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अनुच्छेद 33 हमारे भारत की संसद को यह शक्ति देती है। जैसे देखिए, आप क्या बोलते हैं, मेरे मौलिक अधिकार मुझसे कोई ना छीने भाई, मेरे मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। मगर दोस्तों, संसद के पास ये शक्ति है कि संसद जो आपके फोर्स हैं, आर्मी, मिलिट्री, जिनके पास जो हथियार हैं, BSF, CISF, CRPF, है ना, पुलिस, खुफिया एजेंसी, जो भी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जो भी ऐसे जिनका वर्णन दिया गया है, सशस्त्र बल में जितने आते हैं पूरे, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी और अन्य जो भी इससे जुड़े हुए हैं, देश की रक्षा से जुड़े हुए जो भी, चाहे आंतरिक रक्षा चाहे बाह्य रक्षा, ऐसे जितने भी लोग हैं, सरकार, संसद अगर चाहे तो इनके, अगर संसद को जब लगे कि ये समय उचित है, ये समय को इनको लगे कि ज़रूरत है, तो वो उनके मौलिक अधिकारों को उनसे छीन सकती है। एक तरीके से आप ये समझिए। सर आप इनके मौलिक अधिकार छीन लेंगे इनसे, ऐसे कैसे सर? आइए आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, इनके मौलिक अधिकार छीनने कई हद तक आपके ज़रूरी हो जाते हैं। वो कैसे सर? अरे अच्छा बताइए एक बात आप, कि वो बोले कि मुझे बोलने का अधिकार है ना, आप सबसे पहले बोलते भाई आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार है ना, और बोलने के अधिकार के तहत यहाँ जो खुफिया एजेंसी का आदमी है, खुफिया एजेंसी का आदमी है, वो माइक पे चढ़ के बैठ गया और पूरी खुफिया बातें बोलने लग गया देश भर के लोगों से, या विदेशी मीडिया से, या पूरे सब दुनिया के लोग देख रहे हैं। तो क्या होगा इससे? हमारे देश का सब अंदर का बात, जो हमारे देश की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, बाहर लीक हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, उससे हमारे देश पे संकट मंडराने लगेंगे, हमारे देश पे हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहला अधिकार बोलने से आप समझ गए। सर दूसरा है कि अगर वो बोलने लगे कि यार मुझे अपने परिवार के साथ घूमना है, गरिमापूर्ण जीवन जीना है, मुझे सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप आप पढ़ते हैं, सोने का अधिकार। आर्मी वाले बोले कि जब मेरी ड्यूटी है, नहीं भैया मुझे ड्यूटी नहीं कर रहा है, अभी मेरा सोने का अधिकार है, अभी मैं मतंग सोऊंगा मन भर के, तुमको पेमेंट काट लेना, मगर मैं सोऊंगा। तो सोचो, इनका पेमेंट भले वो कटवा ले रहे हैं, मगर अगर वो बोले कि नहीं मैं सोना है, तो आर्मी वाले क्या ड्यूटी के टाइम पे सो सकते हैं? नहीं। और वो सो गए और सब ऐसे ही अधिकार अपना मांगने लग गए, आर्मी वाले या डिफेंस वाले, तो सोचिए इस देश का क्या हाल हुआ कि बाहर से तुरंत हमारे विरोधी देश जो हैं, शत्रु देश है, तुरंत हम पे आक्रमण करने लगेंगे। हमारे पुलिस व्यवस्था ऐसी बोले कि मेरे सोने का अधिकार है, मैं सोना चाहता हूँ आराम से शांति से। अगर वो सोने लग गया उस अधिकार का, तो पूरी हमारे शहर में कितनी चोरियाँ बढ़ जाएंगी, आप खुद सोचिए। रात में जिन पुलिस का ड्यूटी होता है, बोले मैं नाइट ड्यूटी नहीं जाऊँगा, मेरे को सोना है, सोचिए क्या हो जाएगा हालत। समझ रहे इन बातों? यस। दूसरा बोलेंगे मुझे संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, तो आर्मी में सोचिए सब के सब खुद एक संगठन बनाने लग गए, और संगठन बनाना कि कल सब हथियार रखे हुए हैं, खुद ही हथियार लेकर के हमारी सेना के खिलाफ तान दिए, तो हमारे देश के खिलाफ तान दिए, तो हमको ये सब फैसिलिटी दो, नहीं तो हम गोली मार देंगे। तो इसलिए उनको ऐसे संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, भले उनको अलग अलग वर्ग में रखा जाता है, ग्रुप में रखा जाता है, हमारे संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हाँ भैया क्यों इनके मौलिक अधिकारों पे इनका अधिकार नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनके मौलिक अधिकार देश से बड़े नहीं हो सकते ना, इसलिए जहाँ देश का बात आएगा वहाँ पे लोगों के मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। तो यही है आपका 33 में कि संसद अगर चाहे तो अपनी शक्ति का प्रयोग करके, यानी अनुच्छेद 33 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो अपने अधिकार देता है, संसद के अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी और अन्य के मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधित कर सकता है, उन पर नियमबद्ध तरीके से प्रतिबंधन लगा सकता है। कि देखिए वो आर्मी वाले बोल रहे मेरे को छुट्टी भी जाना है, अरे बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है और आप में से 100 लोग हैं लड़ने वाले, 80 लोग बोले मुझे छुट्टी भी जाना है, सोचिए उसकी छुट्टी कैंसिल कर सकते हैं ना। यस, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं क्या सर, वो अनुच्छेद 23 से वो अधिकार प्राप्त होता है। और क्यों? क्योंकि ये देश की बात है दोस्तों, और देश की बात किसी व्यक्ति से बढ़ करके होती है ना, क्योंकि देश पूरे व्यक्तियों से बढ़ के है। ठीक, आइए आपको समझ में आ गया क्या सर, संसद कौन से अनुच्छेद के तहत शक्ति प्राप्त करता है कि वह मुसीबत आने पे या किसी ज़रूरत पड़ने पे इनके अधिकारों को हनन कर सकता है। ठीक, ये मुसीबत ही क्या, नॉर्मल भी आप देखते हैं कि सर जिसको ड्यूटी करना आर्मी में, उनके बहुत सारे अधिकारों के अगर इस स्तर पे अगर आप देखें तो उनके बहुत सारे अधिकारों का हनन होता ही है ना, तो क्योंकि वहाँ अधिकार नहीं खेल सकते ना भाई, उससे बड़ा है देश की सुरक्षा। इस प्रावधान का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना है, क्या उनके बीच समुचित कार्य करने और उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना है, ताकि एक नियमबद्ध तरीके से 4 बजे उठें, परेड करें, ये करें वो करें, है ना। हाँ सर,
तो उनके बीच अनुशासन बना रहे, इसलिए जरूरी है। अनुच्छेद 33 के तहत ही कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। याद रखेंगे, इसमें संसद ही केवल नियम बना सकती है, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का समूह को संसद बोलते हैं, केवल वही नियम कानून बन सकती है, कोई विधानमंडल विधान परिषद द्वारा नहीं बनेगा। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब संसद नियम बना दिया, आप बोल रहे नहीं नहीं मैं आर्मी वाला हूँ, मैं कोई और वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ केस करूंगा, मेरा मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, तो आप चुनौती ही नहीं दे सकते भैया। अगर संसद नियम बना दिया, अगर आप इसमें से किसी भी लाइन पे हैं और आपके अगर मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, तो आप कहीं आवाज़ नहीं उठा सकते, है ना। क्लियर हो गया, क्योंकि ये देश का बात है और देश व्यक्ति से बड़ा होता है। क्या देखिएगा, अनुच्छेद 33 को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बात क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए नियमों को क्या न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता, तो आप बोलेंगे नहीं, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। सैन्य बलों के सदस्यों की अभिव्यक्ति का अभिप्राय, इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाले, दर्जी आदि का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें सेना में सिर्फ हथियार पकड़ने वाले नहीं, इनका और भी काम है, नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी, ये सब भी उसके अंतर्गत आते हैं, ये सब भी उसके अंतर्गत समाहित हैं। ठीक, तो सैन्य बल के सदस्यों से मतलब ये है, तो पूछ सकता है कि सैन्य बलों के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सैन्य बलों के सदस्यों के अंतर्गत किनको लिया जाता है, बोलेगा नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी, इस तरीके से। जैसे में कुछ और घुसाते बोले इनको नहीं लिया जाता। अर्थात सिविल सेवकों तथा सैन्य बलों के संदर्भ में कोई भी मौलिक अधिकार समाप्त किया जा सकता है, इनका कोई भी मौलिक अधिकार समाप्त कर सकते हैं। यह शक्ति संसद के पास है, मगर हर कोई नहीं कर सकता, है ना। इतना छोटा मोटा बात नहीं बंद कर दिए, केवल संसद इनके मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है जरूरत पड़ने पर। किनके, सिविल सेवकों और सैन्य बलों के। तो अनुच्छेद 33 आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए, बहुत अच्छे से उसका मतलब समझ गए। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कभी से एक भी क्वेश्चन आपको आप घुमा के पूछेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। क्योंकि मैंने आपसे बोला ही है ना कि आजकल सब व्यवहारिक ज्ञान की ओर बढ़िए, व्यवहारिक क्वेश्चन ही पूछ रहा है आपसे। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, पहले आपको एक नज़र देख लूँ मैं, फिर 33 के बाद हम आएंगे आपकी 34 की ओर। हाँ सर, आइए। अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। क्या, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। नहीं समझ में आया ना। देखिए, यह मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। अर्थात जो आप 33 में पढ़ेंगे उन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद के पास है। तो 33 का मूल मंत्र ही हो गया कि भाई जो भी सेना है उन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद के पास है। मगर 34 में कि भाई उन पर सेना कब, संसद कब उन पर प्रतिबंध लगाएगी, तो जब कभी भी मार्शल लॉ लागू हो जाए, जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाए। मार्शल कानून अपने आप में आर्मी का एक नियम है, बोलते हैं कोर्ट मार्शल कर दो इसका, तो अब समझिए आर्मी, मिलिट्री, ये सब जो विभाग हैं ऐसे जो उनके नियम कानून है, तो जब वो लागू हो जाए तब उस समय पे उनके मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं। उनको सिर्फ वो काम करना है जो देश की रक्षा के लिए जरूरी है। ठीक, तो देखिए आप, ये मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है 34 के तहत जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लगा हो। अर्थात आप सोच सकते हैं 34 के तहत बोलना चाह रहा है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के सिद्धांत को ब्रिटिश कानून से लिया गया है। ये पूछ सकता है मार्शल लॉ किस देश के सिद्धांत से लिया गया, बोल ब्रिटिश कानून के सिद्धांत से लिया गया। हालांकि मार्शल लॉ की व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। ये भी पूछ लेगा मार्शल लॉ की व्याख्या क्या है, तो आप बोलेंगे मार्शल लॉ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ, बोलेंगे 34 में। और उसकी क्या, उसकी परिभाषा, बोलेंगे संविधान में उसकी परिभाषा नहीं है। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। सोचिए मार्शल लॉ से कितने सारे फुट बन जाएंगे। संविधान में नहीं की गई है इसकी व्याख्या, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। ठीक, समझ में आ गया बात ना। यस, तो यह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी सैन्य शासन लागू हो जाए। ठीक, समझ में आ गया बात। जिस भी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू हो जाएगा वहाँ के लोगों का मौलिक कर्तव्य भी उनके प्रतिबंधित हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं असम असम तरफ अफस्पा लग जाता है ना, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, तो वहाँ पे लोगों को बोलेंगे कि हमको निर्बाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, आप हमारे ऊपर बंदूक क्यों ताने हुए अफस्पा के तहत। तो भैया वहाँ पे खतरा है वैसा, इसलिए वहाँ पे सैन्य शासन मार्शल लॉ लग गया है। और लग गया तो भैया वहाँ पे ना वो आर्मी वाले बोल सकते हैं ना वहाँ के लोग बोल सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, चलिए सैन्य शासन। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध,
और युद्ध चल रहा है तब मार्शल लॉ लगाते हैं, है ना, ताकि कोई आर्मी वाला उसमें छुट्टी बोल के ना भागने लग जाए, कोई मिलिट्री वाला बोल के ना भागे। हालांकि हमारे आर्मी मिलिट्री के लोग बहुत वीर होते हैं और वो खुद नहीं चाहते कि उस समय उनको छुट्टी मिले। वो जी जान से अपने जान गंवा करके भी हमारे देश की रक्षा करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उसी जज्बे के साथ वहाँ पे जाते हैं। सोचिए मैंने आदमी को पता कि यार मैं अपने कभी मर सकता हूँ, मगर वही मेरे को करने जाना है, मरने जाना है, और अपने आप कितनी बड़ी जज्बे है, जज्बे की बात है, सोचिए आप। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों में ही लगाते हैं। मतलब असाधारण परिस्थिति कैसी है? अगर युद्ध हो रहा हो तब दो देशों के बीच में, अशांति की स्थिति हो, भाई आपस में अशांति चल रही किसी राज्य में, जैसे कि असम असम अफवाह देखते हैं, दंगा की स्थिति हो, कानून का उल्लंघन हो रहा हो, आदि स्थिति में लागू किया जाता है क्या? मार्शल लॉ, मतलब सैन्य कानून। और जब सैन्य कानून लागू हो गया, मार्शल लॉ लागू हो गया दोस्तों, तो उस समय मौलिक अधिकारों का आपका उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का आपका छीन लिया जाता है, कुछ कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। अनुच्छेद 34 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे तथा पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। ठीक है, जारी दंड या अन्य कोई और आदेश को भी वैधता प्रदान कर सकता है। अर्थात 33 के तहत क्या था कि भैया उन सभी के ऊपर नियम कानून बनाने की शक्ति संसद को है। 34 में मार्शल लॉ लगाएगा और मार्शल लॉ के तहत जो पहले से नियम कानून है उसके तहत भी दंड दे सकता है, और या तो खुद भी चाहे तो कुछ भी नया दंड भी दे सकता है, और इसके लिए नियम कानून संसद बना सकता है 34 के तहत। ठीक, अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। अर्थात मान लीजिए कहीं अशांति फैल रही है, इस समय अगर आपका क्या हो रहा है कि आप सरकारी किसी पद पे हैं और सरकारी समय आपको पैसा नहीं दे पा रही, सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार मान लीजिए आपका दिक्कत हो रहा है सरकार को अभी, है ना, तो उस समय सरकार बोले कि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको वो पैसा भविष्य में मिल जरूर जाएगा, अभी हम पैसा नहीं दे रहे हैं, तब भी आप अपने कर्तव्यों का वहन कीजिए, इस समय आप अपने फर्ज से मुंह मोड़ के नहीं जा सकते, है ना। वही वाला बात है यहाँ पे कि व्यवस्था को बरकरार रखें और पुनर्निर्मित करें, फिर से निर्मित करें, जो व्यवस्था थी यहाँ पे उसको फिर से निर्मित कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, ना सरकारी कामकाज हो रहा है, ना कोई और कामकाज हो रहा है, तो हम मार्शल लॉ सैन्य कानून लागू हो गया, सभी लोगों को डरा धमका करके अंदर घरों में रख दिया गया। फिर सरकार के वहाँ जो सरकारी कर्मचारी उनको बोला गया कि फिर से आप अपने ऑफिस जाइए, वहाँ पे जाके प्रॉपर काम कीजिए, फिर से सारी व्यवस्था को पुनर्निर्मित कीजिए, फिर से आप निर्मित कीजिए सारी व्यवस्था को, तो सारी व्यवस्था को बरकरार रखिए, उसको पुनर्निर्मित करें। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी जो दंड है कि आप अगर मार्शल लॉ तोड़ेंगे तो आपको दंड मिलेगा, वह दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है कि ये आदेश भी है मेरे आप यहाँ पे ये भी लागू कीजिए। ये सब शक्ति संसद को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 34 संसद को अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी व अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा जारी किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे और पुनर्निर्मित करे। तो याद रखिए, संसद उस समय नियम बना के बोल सकती है कि आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उस जगह में जहाँ शांति फैला हुआ है सब अपना काम कीजिए ही, है ना, ताकि वहाँ पुलिस प्रशासन अपना मुंह मोड़ के ना चल जाए, आपका और जो प्रशासन के कर्मचारी सरकारी वो अपना मुंह मोड़ के ना भाग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मौलिक अधिकार को उल्लंघन है। मैंने बोला ना, इसके तहत अगर कुछ मौलिक अधिकार को उल्लंघन होगा तो आप संसद में चुनौती नहीं दे सकते, और इस आधार पर तो बिल्कुल आप चुनौती नहीं दे सकते कि चुनौती की क्षतिपूर्ति अधिनियम को। हाँ, तो संसद एक क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाई है, तो क्षतिपूर्ति अधिनियम में आप सरकार के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं कि देखिए सरकार के कृत्य से मुझे ये नुकसान हुआ, है ना। और दोस्तों जब ये लॉ लागू रहे, मार्शल लॉ लागू रहे, तब उस समय अगर आपका सरकार किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, कुछ और नुकसान होता है, तो उस समय आप उस पर भी केस नहीं कर सकते, न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक, याद रखिए। तो भाई 33 हो गया क्या, संसद को शक्ति है नियम कानून बनाने की। 34 हो गया कि भाई संसद चाहे तो उस समय 34 हो गया भाई आपका मार्शल लॉ। ठीक, तो 33 हो गया संसद की शक्ति, 34 हो गया मार्शल लॉ। आइए आते हैं 35 पे। अनुच्छेद 35, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है, याद रखेंगे, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाई उसके तहत आप देखिए 33-34 का आपके सब अधिकार छीन रहे थे, आपके अधिकारों का हनन हो रहा था, ठीक है, नुकसान पहुंच रहा था, ठीक है, और देश के लिए देश से बढ़ के नहीं है, तो जरूरी था, है ना। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंध जो अनुच्छेद जो भाग है मौलिक अधिकार वाला भाग 3 मौलिक अधिकार हैं, इस भाग के जो उपबंध है पूरे अनुच्छेद हैं उनको फिर से प्रभावी करने के लिए विधान या नियम कानून।
अर्थात यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए आपका मार्शल लॉ लागू हो गया है ना, तो आपके सारे अधिकार छीन लिए जाए क्या? नहीं, कुछ अधिकार हैं जो आपको भाई परमिशन है कि हाँ अगर आप घरों में है उस समय अगर शांति है तो आप भाई अनाज लेने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ जो अधिकार हैं आपको, उसके लिए आपको संसद कुछ छूट दे सकती है। तो कौन कौन से अधिकार होंगे जिसमें संसद आपके कुछ अधिकार फिर से प्रभाव में ला देगी, है ना। इस भाग में, मौलिक अधिकार के भाग में कुछ अधिकार है जिसको फिर से प्रभावी बनाना है। तो वही बात ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 है, जो अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकार, कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, ध्यान रखने ये बात। 33 में हो गया सर आपकी संसद की शक्ति है सब नियम कानून बनाने की। सर 35 में हो गया मार्शल लॉ से जुड़ा बात, जो लागू होगा तो सब मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है, उसमें संसद को शक्ति है। और 35 हो गया सर आपका कि वो कुछ अधिकारों को फिर से आपको प्रभावी दे देगा, मतलब कुछ अधिकारों पे फिर से आपको अधिकार दे देगा। इस भाग के जो अधिकार है उसमें कुछ अधिकार आपके बहाल कर देगा, प्रभावी कर दिया जाएगा, ताकि आप फिर से उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। वो भी अधिकार संसद को है। तो 33, 34, 35 तीनों में सब अधिकार संसद के पास ही है। याद रहेगा? यस सर। एक मिनट रुकिएगा, मैं कुछ और देख ले रहा हूँ। ठीक ठीक। तो सैन्य अधिकारियों कर्मचारी और उनके ऊपर भैया कोई भी नियम कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है 33 के तहत। 34 में मार्शल लॉ और 5वां में 35 के आपके अधिकारों को फिर से बहाल किया जा सकता है जो संसद जरूरी समझे। तो एक बार मैं उसका ब्रीफ में लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यहीं पे अनुच्छेद 33, 34 और 35। पहली बात तो इसमें कुछ भी शक्ति किसको प्राप्त है? सारी शक्ति प्राप्त है संसद को। बात याद रख लीजिए। भाई यहाँ पे आपके हैं कि सैन्य अधिकारी कर्मचारी अपने अधिकारों का हनन हो तो उस पर हल्ला नहीं कर सकते। सैन्य अधिकारी और कर्मचारी हल्ला नहीं करेंगे, है ना। एंड अन्य कर्मचारी जब पढ़े थे ऊपर में, ऐसे हिंट से याद रखिए बस। तो 34 में आपका आ जाता है 34 मार्शल लॉ अगर लागू हो गया तो इसमें क्या कि सैन्य अधिकारी और कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए केस नहीं कर सकते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी कि मेरे अधिकारों को हनन हो रहा है, वो कोर्ट केस नहीं कर सकते। अनुच्छेद 33 में ये बात बोला गया है कि सैन्य अधिकारी कर्मचारी का अगर मानव अधिकारों को हनन होता है या मौलिक अधिकारों, मानव अधिकार नहीं, मौलिक अधिकारों को अगर हनन होता है तो कहीं भी आपको चैलेंज नहीं करेंगे संसद के उस नियम को। और इसमें और कुछ नियम कानून बनाना है तो भी संसद को उसकी शक्ति प्राप्त है। 34 में कहीं मार्शल लॉ अगर लागू हो गया, मार्शल लॉ मतलब होता है क्या? सैन्य शासन, जो कि ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया गया है ना। जैसे मान लीजिए असम में आपका अफस्पा लग गया तो उस समय अगर किसी के मौलिक अधिकारों को, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो जनता भी उस समय हल्ला नहीं कर सकती। मगर याद रखिए मार्शल लॉ सिर्फ तभी लगेगा जब किसी देश से आपका युद्ध चल रहा हो, अशांति की स्थिति हो, दंगे भड़क गए हो, तब वहाँ पे आप मार्शल लॉ सैन्य शासन लगाते हैं। और जब सैन्य शासन लग गया तब दोस्तों आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो दोस्तों उस स्थिति में आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते कि मेरे मौलिक अधिकार छीन लिए गए। और 35 में क्या है आपका भैया, फिर से आपके प्रभावी बना दिया जाएगा। संसद अगर चाह ले तो आपके जो कुछ मौलिक अधिकार हैं उनको फिर से प्रभावी बना सकता है, प्रभावी बना सकता है संसद की कुछ मौलिक अधिकार इनको दे दो यार भाई। तो पहले यहाँ था कि सैन्य अधिकारी कर्मचारी के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हल्ला नहीं करेंगे, या मार्शल लॉ लगने का जो पब्लिक के अधिकार को हनन होगा तो हल्ला नहीं कर पाएंगे, चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों 35 में कि कुछ अधिकार जब लग गया है उसके बाद कुछ अधिकार देने हैं तो प्रभावी करने, कुछ अधिकार को प्रभाव में लाना है तो भी नियम संसद बना सकती है। क्लियर बातें? 33, 34, 35 सैन्य अधिकारी और कर्मचारी, मार्शल लॉ और दोस्तों संसद आपको क्लियर हो गया। आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 33 के तहत देखिए 33, 34, 35 के तहत सशस्त्र बलों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। मैंने तीनों के लिए बता दिया था आपको, संसद को भी, संसद को। ठीक, देखिए संभावित प्रश्न आने वाले समय में आ सकता है। जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो जाए, देखिए अनुच्छेद 34 का बात हो रहा है, लागू हो जाए तब किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब अगर आपके यहाँ दंगे भड़क गए, अगर आपके यहाँ शांति चल रही है, लोग आपस में मार काट रहे हैं, अगर ये युद्ध हो गया तो दोस्तों उस समय सैन्य शासन जब लागू हो जाएगा आपके क्षेत्र में तो आपके पब्लिक के मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे, कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होगा।
तो सब कर्फ्यू लगता है तो कैसे होता है कि आपको बाहर भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही तो भाई किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? मार्शल लॉ किस में था? अनुच्छेद 34 में था। तो अनुच्छेद 34 याद रखिए, अनुच्छेद 34 डी। मतलब एक की पॉइंट ही दूंगा, बोला ना उससे आपका सब बन जाएगा। अब आते हैं दोस्तों आपका 35 में। तो आप जानते हैं संसद के पास सारी शक्तियां हैं नियम कानून बनाने का, आपके फिर से उनको प्रभावी करने का आपके अधिकारों को। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आपके जुड़े हुए किससे? मौलिक अधिकारों से। तो आइए उन अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। देख लो एक बार आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं पहले। हाँ क्लियर दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। आइए प्रथम संविधान संशोधन 1951 1951। इस संशोधन के तहत कहा गया कि भूमि का अधिग्रहण बगैर मुआवजे के होगा। क्या बोल दिया गया? हाँ क्या बोल दिया ये इसने? अब आपको किक नहीं मिला होगा। अरे भैया गौर कीजिए जनाब याली कि प्रथम संविधान संशोधन ही हुआ किस पे? सब टोटल 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं, 1 2 3 ऐसे करते 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 12 हुआ। अरे 12 बोल रहा हूँ, टोटल 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं। इसमें जो आपका आता है दोस्तों 9वां अनुसूची, 9वां अनुसूची, वो 9वां अनुसूची में था विषय आपका भूमि सुधार आंदोलन। क्या? भूमि सुधार आंदोलन। देखिए अनुसूची भी आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। टोटल 12 अनुसूची है, उसमें से 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार आंदोलन। 10वीं 10 से 10 10 से 10वीं है दल बदल कानून। 11वीं है पंचायती राज। 12वीं है नगरीय निकाय। वो छोड़ दीजिए, पहले तो हमेशा संघ राज्य और उसका क्षेत्र ही रहेगा, वो छोड़ देते हैं। सर मेरा होता है 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची सर भूमि सुधार आंदोलन। और दोस्तों इसी 9वीं अनुसूची भूमि सुधार आंदोलन में सबसे पहले फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया। कब? 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में अनुसूची 9 में किया गया, जो कि है भूमि सुधार आंदोलन। और क्या सुधार किया, हमने क्या संविधान संशोधन किया गया उसमें? तो अब हम उसको समझ लेते हैं। इस संशोधन के तहत कहा गया कि भूमि का अधिग्रहण बगैर मुआवजे के होगा। कि सरकार अगर चाहे तो आपके भूमि का अधिग्रहण बगैर मुआवजे के होगा, माने बिना कोई पैसा दिए ही सरकार आपसे आपकी भूमि ले सकती है। क्योंकि सही मायने में क्या वो भूमि आपकी है? हाँ ये तो क्वेश्चन बड़ी बात है। तो समझिए सर पहला संविधान संशोधन क्या हुआ? पहला संविधान संशोधन कि भूमि का अधिग्रहण बगैर मुआवजे के होगा। सरकार चाहे तो आपके भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, अपने क्षेत्र अधिकार में ले सकती है बिना किसी मुआवजे के, बगैर मुआवजे के। अनुच्छेद 31A बोला था ना, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 31B तथा 31B जोड़ा गया। 31 था, अनुच्छेद 31 था, उसमें 31A जोड़ा गया और B जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 9वां अनुसूची के तहत डाला गया विषय न्यायिक समीक्षा से परे होगा। और यही था संविधान संशोधन कि भैया 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार आंदोलन, वो 9वीं अनुसूची में जिसमें भूमि सुधार आंदोलन, उसके तहत डाला गया विषय न्यायिक समीक्षा से परे होगा। तो नया बात सर 13 में पढ़े थे ना, सरकार को सर सुप्रीम कोर्ट को या किसी को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है ना। हाँ अर्थात पुनर्विलोकन, कि फिर से आपके मुद्दे पर विचार कर सकती है, आप उसको लेके ऊपर ऊपर जाए तो दोस्तों उसको हटा दिया गया कि न्यायिक समीक्षा से परे होगा। अर्थात अगर आपका भूमि, आपका जो संपत्ति है जिसका आप स्वामी मानते हैं खुद को, सरकार अगर उसके जुड़े हुए आपके ज़मीन से जुड़े हुए कोई मुद्दे पे सरकार को सार्वजनिक मुद्दे में अगर आपकी ज़मीन लेनी पड़ रही है तो सरकार वो ज़मीन ले सकती है और आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर के केस भी नहीं कर सकते, है ना। सरकार आपको उसका उचित मुआवजा देगी, चुपचाप मुआवजा लीजिए और हट जाइए उस लाइन से। समझा बात? क्योंकि सबसे पहले आपसे ही पहले, आपके परिवार से पहले देश प्रथम है, और देश के लिए विकास कार्य के लिए वो जमीन ली जा रही है कि सार्वजनिक कार्य के लिए, तो आप उसमें प्रतिबंध नहीं कर सकते। और लोगों का मन शांत तो होना नहीं है। लोगों का ज़मीन छीनेगा तो हर लोगों को लगता है ये ज़मीन तो मेरा है, मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है। अरे भाई आप जब पैदा हुए तो लेके आते क्या अपने सर के ऊपर ढो के? नहीं, ज़मीन पहले से ही यहाँ था। आज आपको ज़मीन से जुड़ा एक मुद्दा समझा दूंगा, आप फिर समझिएगा। ज़मीन पहले से यहाँ था।
तो आ जाइए समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मान लीजिए भारत जो हमारा पूरा भारत मान लीजिए, तो इसमें ये छोटा जमीन का टुकड़ा है यहाँ पे, जिसको लगता है कि इसके स्वामी आप क्या आपको लगता है कि इस जमीन के टुकड़े के भूस्वामी आप हैं, इसके मालिक आप, इस संपत्ति पे आपका अधिकार है। तो सरकार का एक बेसिक तर्क है कि भैया क्या ये जमीन आपने लेके आया था, कि आपने जब पैदा हुए तो भारत ऑटोमेटिक सरकार ने सरकार बोल रहा हूँ, ये जो पृथ्वी पे जो भारत है, भारत ऑटोमेटिक प्रकृति ने बना के दिया हुआ था, प्रकृति ने बना के दिया था। आप तो पहले जानवर थे, जानवर सब इंसान बने और यहीं रहने लग गए, तो आप बोल रहे हैं मेरा है। तो आपने इसको बनाया तो नहीं है ना, बस आप वहाँ पे जी खा रहे हैं। इसका मतलब कि आप बहुत लंबे समय से इस जमीन का उपभोग कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी ज़मीन आपका नहीं, आपने तो उतने साल उससे फ़ायदा लिया ही है। तो फ़ायदा आपने जो इतने साल से उससे लिया वो हमारी बदौलत लिया है। माने किसकी बदौलत? हम सरकार की बदौलत, भारत सरकार की बदौलत। क्यों? क्योंकि आप ज़मीन जब भी देखिए, अब यही ज़मीन आप किसी और आदमी को बेचते हैं, या आप ए थे, इसने बी को बेच दी ये ज़मीन, तो बी क्या बोलता है? रजिस्ट्री करवाना है। क्या बोलता है? रजिस्ट्री करवाना है। रजिस्ट्री क्या होता है मेरे दोस्त? रजिस्ट्री में यही लिखा होता है कि जो ज़मीन का टुकड़ा है ये 100 साल के लिए, चाहे 200 साल के लिए, चाहे जितना भी, आप समझिए रजिस्ट्री का मतलब ये है कि सरकार के पास आप एक पर्ची कटवा रहे हैं कि भैया 100 साल के लिए ज़मीन मैं किराए पे ले रहा हूँ। किससे? भारत सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से, भारत सरकार से 100 साल के लिए मैं ज़मीन किराए पे ले रहा हूँ। तो जो पर्ची कटवाए, इसी पर्ची का उस 100 साल के किराया है वो रजिस्ट्री, कि 100 साल के लिए आपको कितना किराया देना होगा ज़मीन का। तो इसलिए बोलते हैं रजिस्ट्री में पैसा लगेगा। तो जो पैसा आप दे रहे हैं दोस्तों, रियल मायने में आप उस ज़मीन का किराया दे रहे हैं सरकार को, भैया किराए पे ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़मीन आपका भी नहीं है, बस आप उसको अपना समझ लेते हैं। इसलिए सरकार ने बोला कि जब हमको ज़रूरत महसूस होगी कि नहीं भैया ये टुकड़े से नहीं, यहाँ से ट्रेन निकालना है, सीधा हमको केरल को दिल्ली से जोड़ना है, तो भैया ट्रेन निकलेगी तो सरकारी ज़मीन का अधिग्रहण कर लेगी, और अधिग्रहण बिना मुआवजे के भी हो सकता है। सुनना है बात? यही था पहला संविधान संशोधन, और किसको न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया। और इसलिए ही संपत्ति पे लोग जा जाके केस करने लग गए थे। कि भाई शुरू में देश बना, देश आज़ाद हुआ, अब देश में विकास कार्य होंगे, मतलब यहाँ से ट्रेन चलेगा, यहाँ से ट्रेन चलेगा, यहाँ से ट्रेन चलेगा, रोड बनेगा, सड़क बनेगा, कुछ बनते रहेगा सरकारी, तो बहुत लोगों को ज़मीन तो उसके अंदर आएगा ही। जब बहुत सारे लोगों को ज़मीन आने लगे तो सब लोग जा जाके केस करने लग गए। इसलिए क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को उसके मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और डाल दिया गया दोस्तों आपके न्यायिक समीक्षा, न्यायिक अधिकार में डाल दिया गया। ये बात समझेंगे आप, विधिक अधिकार में डाल दिया गया, और विधिक अधिकार के तहत ये बात बोला गया। नहीं तो भाई परेशान हो जाते हैं ना लोग, उतने सारे कंप्लेंट कैसे सुनते हैं हम, देश का तो विकास ही नहीं हो पाता। इसलिए उसको बोले कि आपका मौलिक अधिकार नहीं है ज़मीन, हाँ अगर आपको कहीं बात करना है तो कानूनी अधिकार है। इसलिए आज आपकी ज़मीन पर कोई दूसरा आदमी आके बुलडोजर चढ़ाता है तो आप कानून के तहत जाते हैं उसके ऊपर प्रोसेस प्रक्रिया करने, क्योंकि आपको मौलिक अधिकार नहीं। मौलिक अधिकार होता तो आप सीधा चले जाते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और तो आपके विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। इसलिए आप देखते हैं आज आपकी ज़मीन पर कोई और अगर आके कब्जा कर ले, घर बना ले, तो आप कानून के तहत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो आपका वो अब कानूनी अधिकार है। तो मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। यही तो पहला संविधान संशोधन आप देख रहे हो। हाँ वो तो अलग है यहाँ पे। तो इसलिए पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार आंदोलन भी किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि देश विकास कार्य के लिए बहुत सारे निर्माण कार्य करने थे। आपकी बात समझ में आ गई? और दूसरा एक बात और समझेंगे आप कि सरकार चाहे तो अधिग्रहण कर सकती है बिना मुआवजे के। तो इसके पीछे और एक मूल मतलब तो समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े पहले जमींदार थे, सरोकार थे, राजा थे, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा ले लेके रखे हुए थे। और अधिकांश जनसंख्या ऐसी थी जिसके पास खाने के लिए अनाज बोए और बो के दो वक्त का खाना खा सके, वो ज़मीन भी नहीं था उसके पास। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोग भूखमरी से गुजरने लग गए, क्योंकि लोगों पर ज़मीन नहीं तो लोग बोएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? सब ज़्यादा ज़मीन ज़मींदारों के पास है। हाँ सर। तो सरकार ने बोला कि ऐसे में तो बड़े लोगों से ज़मीन लो और इन गरीबों में बांटो, ताकि ये भी जी के खा सकें, क्योंकि ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। इसलिए बड़े व्यक्ति के पास जो जमींदार लोग ज़मीन कब्जा कर बैठे थे, मेरा ज़मीन, उन सब से बिना मुआवजे को ज़मीन छीना गया और बराबर वितरण किया गया देश के अन्य लोगों को खाने पीने के लिए, है ना। और क्योंकि दोस्तों संविधान, पहला संविधान संशोधन क्यों कराना पड़ा? क्योंकि उस समय सत्ता में जितने लोग थे वो सारे सत्ता में पावरफुल लोग थे। पावरफुल लोग कौन? जिनके पास पैसा होगा। पैसा किनके पास था? राजाओं और जमींदारों के पास। तो इसीलिए जब संविधान बना तो इसके खिलाफ प्रावधान नहीं बना, क्योंकि उन्हीं लोगों ने संविधान के समय उन्हीं लोग थे। अब जैसे सरकार आई तो सरकार ने कहा ऐसा तो भूखमरी चलता रहेगा, नेहरू सरकार आई तो ऐसा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, लोग भूखे मरने लगेंगे। तो एक काम कीजिए कि इन लोगों के खिलाफ एक संविधान संशोधन कीजिए और उसमें बोलिए
कि भूमि का अधिग्रहण कर सकती है भारत सरकार और बिना मुआवजा दिए, क्योंकि मुआवजा हम उनको नहीं देंगे, वो हमको देंगे, क्योंकि इतने साल तक कब्जा करके बैठे हैं और उससे इतना इतना पैसा कमा के आज रईस होके बैठे हैं। तो ज़मीन उनसे लीजिए बिना किसी मुआवजे के और गरीब लोगों में वितरण कीजिए, ताकि सब लोगों के पास ज़मीन हो, जिससे लोग बो पाएँ, खा पाएँ अनाज अपने जीवन के लिए। समझ में आई बातें? इसलिए क्यों पहला संविधान संशोधन जरूरी था? क्योंकि भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अधिकांश ज़मीन पे कुछ निश्चित लोगों का समूह राज करके बैठ रहा था। पहला ये, और दूसरा ये कि अधिकांश लोग भूखमरी से गुजर रहे थे। इसलिए पहला संविधान संशोधन 1951 में अनु 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आंदोलन में किया गया। इस संशोधन के विरुद्ध अनेक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। जब संशोधन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिका डाली गई, जिसमें सबसे प्रमुख थी शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951। अब जैसे ही संविधान संशोधन हो गया तो बहुत लोग आ गए, अरे भैया मेरे तो जमीन छीन जाएगा, मेरी जमीन छीन जाएगा, भैया भैया भैया। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी याचिकाओं में एक याचिका बहुत फेमस है जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, वो था शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951। शंकरी प्रसाद का तर्क था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो क्या बोले, मौलिक अधिकार पे आ गए। क्या बात था कि भाई संपत्ति का अधिकार क्या था सर? संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार, है ना। 6वें नंबर का मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। यस, शंकरी प्रसाद का यही तर्क था कि संसद जो है उसको मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। आर्टिकल 13 में कहा गया है ये बात, आर्टिकल 13 में ये बात कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा ये बोले शंकरी प्रसाद जी। तो देखिए आगे बात, सरकार की ओर से महान्यायवादी का तर्क था। अब सरकार की ओर से तो जो वकील होते हैं उनको महान्यायवादी अब बोलते हैं। तो सरकार की ओर से महान्यायवादी का तर्क था कि अनुच्छेद 13 और 368 में प्रयुक्त शब्दावली विधि अलग अलग है। अर्थात जो अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द आया है वह, और 368 में जो विधि शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो दोनों शब्दावली अलग अलग है। 13 में प्रयुक्त शब्द विधि सामान्य विधि से संबंधित है, जबकि 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 13 में जो भी विधि है भैया, जो अनुच्छेद आप 13 का बात कर रहे हैं, कि अनुच्छेद 13 में कहा गया है ना, कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगी सर्वोच्च न्यायालय। तो भैया जो विधि का बात आप कर रहे हैं, वो विधि जो 13 में प्रयोग हुआ है वो एक 13 में प्रयुक्त शब्द विधि सामान्य विधि है, नॉर्मल विधि कानून का बात हो रहा है। जबकि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है, उसमें जो विधि का बात हुआ संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए 368 से संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने महान्यायवादी के तर्क को स्वीकार किया, क्योंकि करना ही था। नहीं करती तो भाई लोग फिर अपने अपने जमींदार लोग फिर से अपने अपने ज़मीन पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। फिर लोग गरीब लोगों को ज़मीन मिलता नहीं, तो कहाँ बोते क्या खाते, भूखमरी से मर जाते। यस, तो 368 से संसद ने, इसलिए 368 से संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने महान्यायवादी के तर्क को स्वीकार कर लिया। ठीक है, याद रखेंगे शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951 आपके दिमाग में रहेगा हमेशा जीवन भर के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती सरकार। फिर आते हैं दोस्तों, अब कहानी खत्म। अब आते हैं दोस्तों अगला संविधान संशोधन से पहले के कहानी पे। गोलकनाथ मामला आया 1967 में। कब? 1967 में। याद रखिएगा 6-7, है ना। तो सर गोलकनाथ मामला आया 1967 में, ये पूछता है ईयर सब। तो आपका शंकरी प्रसाद आया 1951 में, गोलकनाथ आया 67 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदल दिया है। इससे पहले शंकरी प्रसाद ने जो निर्णय दिया था कि इसमें हाँ भाई संशोधन के तहत सब में संशोधन होगा, गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदल दिया और कहा कि अनुच्छेद 13 व 368 में प्रयुक्त शब्दावली विधि एक ही है, इसलिए संसद फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। लीजिए, हो गया बंटाधार कि सरकार जो है मौलिक अधिकार में संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं करेगी। तो मौलिक अधिकार में ही था आपका कौन? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार में संशोधन का अधिकार नहीं रहेगा सब भारत संसद के पास, तो फिर तो सब लोग अपना संपत्ति पे कब्जा करके बैठे रहेंगे। हाँ, तो इससे ज़्यादा दिमाग लगाए ना आगे जाके। 67 है, इसलिए 78 जब आया तो संसद बोली हम बहुत चतुर है। चतुर क्या चतुर यार, आप बार बार संपत्ति के मुद्दे पर हल्ला करते हो ना। हमारे मौलिक अधिकार पे, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं करना। लीजिए हम मौलिक अधिकार संशोधन नहीं करेंगे, हालांकि बाद में तो करना है, उस पर मिल जाएगा अधिकार। ठीक है, एक काम करते हैं, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार में इसलिए आप हल्ला कर रहे हो ना। हम मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं करेंगे, जैसे अधिकार मिलता है वैसे ही
संपत्ति के अधिकार को ही निकाल के मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में डाल दिया। अब बोलिए, अब तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार में डल गया, अब तो हम संशोधन करेंगे ना। संसद ने दिमाग लगा दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को निकाल के विधिक अधिकार 300A में डाल दिया। आप समझ रहे दिमाग? ये दिमाग कि मौलिक अधिकार में है संपत्ति का अधिकार, इसलिए आप हल्ला कर रहे हो ना। लो संपत्ति का अधिकार हम हटा के विधिक अधिकार में डाल दिए, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं करना है, हम विधिक अधिकार में कर सकते हैं। मगर पहले इसको समझिए गोलकनाथ मामले को। यहाँ सरकार ने क्या बोला कि भैया अनुच्छेद 13 में और 368 संविधान संशोधन में और 13 यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय से सत्या में, इन दोनों में जो विधि शब्द प्रयोग हुआ वो एक ही है, इसलिए संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है। तो पूछता भी है कि किस वाद में ये बात बोला कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो आप बोलेंगे गोलकनाथवाद मामला 1967। फिर आया क्या 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 13 का भाग नहीं है। अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13 का भाग नहीं है। अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 13 का भाग थोड़ी है भाई, दोनों अलग जगह है। इसलिए संसद के संविधान संशोधन शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं। यही संशोधन संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहलाया। तो क्या बोल दिया भाई, 24वां संविधान संशोधन 1971 किया गया और उसमें संसद ने दिमाग लगा दिया। क्या उन्होंने बोला, अनुच्छेद 368 13 का भाग थोड़ी है जो आप बोल रहे हो। भाई हम 13 में नहीं कर, 13 का था आपने बोला कि हम संशोधन नहीं करेंगे, ठीक है। हम 368 उसका भाग थोड़ी है। 368 तो संविधान संशोधन है, तो अलग चीज़ है ना। जब वो अलग चीज़ है, इसलिए संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आपके इन बोले हुए नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। यही संशोधन संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहलाया। आप संसद के पास सर्वोच्च शक्ति हो गई, तो जिसमें चाहे उसमें संविधान संशोधन कर सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक। फिर आए दोस्तों 24 के बाद 25वां संविधान संशोधन। 24 का देखिए तुरंत 25वां 71 में ही 25वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। वह कहा गया कि 31B को लागू करने के लिए कोई भी मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। क्या कि 31B अगर हमको लागू करना है तो हम कोई भी मौलिक अधिकार छीन सकते हैं, चाहे वह अनुच्छेद 14 हो या 19 को ही, चाहे वो अनुच्छेद 14 का हो समानता का अधिकार वाला हो, चाहे वो 19 का ही उल्लंघन क्यों ना हो। इन दोनों संशोधनों को संयुक्त रूप से संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित करने वाले संशोधन कहा जाता है। तो आपको एक बात पूछ सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहलाता है, या संसद की संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित करने वाले संशोधन कहे जाते हैं। तो आप बोलेंगे 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन 1971 संसद को सर्वोच्चता देता है ना। संसद की सर्वोच्चता सिद्धांत को घोषित करता है। अब आ गए भैया कौन सर, आपने 67 देखा, 67 के बाद 71 देखा, 71 के बाद बारी आ गया दोस्तों आपकी 71 से 2 73, ठीक। गोलकनाथवाद के बाद आ गया, देखिए गोलकनाथवाद आया, फिर 2 संशोधन हो गया। अब आया दोस्तों आपका केशवानंद भारतीवाद 1973। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, केस है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, इसको अच्छे से याद रखिए। कौन बनेगा करोड़पति तक में इसको पूछा गया है। तो केशवानंद भारतीवाद 1973, इस मामले में 13 जजों की पीठ, अभी तक की सबसे सर्वोच्च पीठ थी, ये समझ लीजिए आपकी, है ना। लास्ट में किसी में शायद 13 पीठ बैठी थी, नहीं तो उससे पहले तक की सबसे सर्वोच्च पीठ थी कि 13 जज बैठे थे। तो इस मामले में 13 जजों की पीठ अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। अभी लास्ट में किसी में 13 जज शायद में बैठे लग रहा है मेरे को, और सोचो अभी तक की लगभग सबसे बड़ी पीठ थी, सबसे पहली बड़ी संवैधानिक पीठ थी या न्यायिक पीठ थी, जिसमें 13 जज के समूह को बैठाया गया था। अब देखिए जब भी जजों की पीठ बैठेगी तो हमेशा विषम संख्या होती है। क्यों? कि भाई ये दो, जैसे 3 जन है तब तो ये ए के पक्ष में, बी के पक्ष में, तो ये निर्णय देखिए किसी एक के पक्ष में जा सके, है ना। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे ही होते हैं। तो 13 जजों की पीठ बैठी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। और 13 जजों की पीठ ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक ढांचे को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ये दोस्तों बना मील का पत्थर कि संसद जो है, देखिए खुद अब न्यायालय अभी तक मना कर रहा था, अब न्यायालय मगर क्या बोल दिया कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। बस मौलिक अधिकारों का जो मौलिक ढांचा है ना, जो लोगों का हित जुड़ा हुआ उससे, जो उसके मौलिक ढांचे हैं, उसका भावनात्मक, मौलिक ढांचे का मतलब समझिए उसमें जो भावनात्मक सकारात्मक बात है,
वह जो बात है उसमें उसको छेड़खानी ना करे सरकार, है ना। तो उसके मौलिक ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर मौलिक ढांचे का उल्लंघन सरकार नहीं करती है तो सरकार संविधान संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में भी। तो एक केशवानंद भारतीवाद ने ही सरकार को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। इसने पूछता है ठीक कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, अधिकार दिया गया केशवानंद भारतीवाद के बाद। तो इसके बाद आया 42वां संविधान संशोधन। 73 बता गया भाई 76 इंदिरा गांधी जी का समय। 75 में लगा आपातकाल। उसके तहत बहुत सारे संविधान में हेरफेर करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 75 में आपातकाल लगाया और 76 में तुरंत संविधान संशोधन कर दिया। ऐसा संविधान संशोधन जो अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसे अपने आप में एक मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इमरजेंसी का तोहफा या इंदिरा का संविधान या मिनी संविधान, इन तीनों नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपातकाल के बाद लगाया था तो इमरजेंसी का तोहफा कहा जाता है इसे। कि इमरजेंसी लगा दिए, अब वो ठप हो गया है तो हम खुद ही बना दें नियम कानून। इंदिरा गांधी जी का संविधान कहते हैं क्योंकि अपने हिसाब से जो मन था वो सुधार वो चीज़ बदल दी संविधान में। और तो इसे मिनी संविधान बोलते हैं क्योंकि इसमें इतना ही सारी चीज़ें बदल दी इंदिरा गांधी जी ने कि दोस्तों बहुत सारा चीज़ इसके अंदर समाहित हो गया, इसलिए अपने आप में इसे एक छोटा संविधान मिनी संविधान बोलते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये बात। इमरजेंसी का तोहफा, इंदिरा का संविधान, मिनी संविधान, 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। इस संशोधन में कहा कि संसद की फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की शक्ति असीमित है। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया कि हमारी असीमित शक्ति है हमारे पास। ये बात नहीं कि मूल ढांचा ठूल ढांचा, कोई मूल ढांचा सूल ढांचा नहीं, हम जो चाहे सब बदल सकते हैं। तो इस संशोधन में कहा कि संसद की फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की शक्ति असीमित है, क्योंकि भैया इंदिरा गांधी आपातकाल लगा के हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ही तो हमें छीन रही थी, हमें बोलने से रोक रही थी, हमें संगठन बनाने से रोक रही थी, हमें कहीं अपने कोई नया नेता पार्टी बनाने से रोक रही थी, हमें भ्रमण करने से रोक रही थी, हमें आवाज़ उठाने से रोक रही थी, और जब हो रहा था तो हमको पकड़ के जेल में कूट दे रही थी। बस तो वही जैसे जब डालेंगी कि मेरे पास असीमित शक्ति है तभी तो ये सब कर पाएंगे ना। हाँ, तो वही फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की शक्ति असीमित है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब बोले मौलिक ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अरे भाड़ में जाए मौलिक ढांचा हम सब बदल देंगे बोल रही हैं। ये चीज़ था कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है संसद की शक्ति पर। 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक से विधिक अधिकार बनाया गया। अब जब इंदिरा गांधी सरकार भाई 76 में 75 में आपातकाल लगाई, समझ लीजिए। हाँ से इन्होंने 1975 में लगाया आपातकाल, 76 में सर उन्होंने लगाया आपका ये 42वां संविधान संशोधन, है ना। हाँ ये 76 में। सर 77 में आती है आपकी पार्टी कौन, 77 में आती है जनता पार्टी। ठीक, आपातकाल इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करा दिया। तो जैसी जनता पार्टी आ जाती है शासन में, इनका अत्याचार देख करके सत्ता इनको पब्लिक इनको जिता देती है जनता पार्टी को। तो जैसी आती भी देखती है 1978 में कि पूरा बवाल चालू किसके वजह से, पूरा बवाल इस संपत्ति के अधिकार की वजह से चालू हुआ है ना। आपको पहले सुनाया था मकान, संपत्ति के अधिकार की वजह से आप हल्ला कर रहे हो ना। बस अरे भैया मौलिक अधिकार को जुड़ा हुआ मुद्दा है ना कि मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है, उसी के लिए बवाल है ना। लो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार रहेगा ही नहीं, हम कर रहे हैं 44वां संविधान संशोधन 1978, इसलिए 78 हुआ 44वां। इसके तहत हम संपत्ति के अधिकार को मौलिक से विधिक अधिकार बना देते हैं, अनुच्छेद 321 का तहत डाल देते हैं। अर्थात अब आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है ही नहीं, वो चला गया विधिक अधिकार में, आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। ठीक, चलिए भैया आप देख रहे हैं, बोला ना यार पूरा मतलब देखिए अलग अलग लोग हैं, अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम चलता है। आपातकाल लगा था तो बहुत भयानक स्थिति है यार देश में। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। अब आगे भाई 76 वाला हो गया, 78 वाला भी हो गया। देखिए सर सबसे पहले आपका पढ़ लिया उधर आपका सर, है ना 51 वाले में। ठीक, 51 में क्या पढ़ा, ये वाला भैया, ये वाला भूले मत, भारती जी वाला, शंकरी प्रसाद जी वाला। हाँ सर शंकरी प्रसाद ने 1951 पढ़ लिए। 51 के बाद सर आपका बारी आया 67 का। 67 के बाद आया सर 71 और 71, 24वां 25वां। 71 के बाद आया 73, सर 73 के बाद आया सर 76, 76 के बाद आ गया सर आपका 78, और 78 के बाद आ गया सर 80। ये 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। अब आता है बारी सर आपके मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 22(4) क्या अनुच्छेद 22(4) अनुच्छेद 22(4) क्या है अब बताइए। अरे भाई 19, 20, 21, 22 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े थे। हाँ, उसमें 22 में क्या था आपका, धर्म प्रबंधन करने देने की शक्ति, और 22वां क्या था आपका, धार्मिक शिक्षा का अधिकार। यस, तो अनुच्छेद 22(4) यदि समान परिस्थिति में लागू होगा तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वही मौलिक अधिकार है ना 22(4) भी, तो यस, तो जो 22(4) आपका मौलिक अधिकार है में तो 1928 नहीं, और धर्म वाला नहीं है, 19, 20, 21, 22 है ना। हाँ सर, तो 14 से 18, 19 से 22, तो 14 से 18 के समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 19, 20, 21, 22 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दोष प्राण गिरफ्तार। हाँ, अनुच्छेद जो 22 था दोस्तों, 22 था गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, या आपका दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, नहीं दोष नहीं, गिरफ्तारी के विरुद्ध या बंदी बनाने के विरुद्ध संरक्षण था, है ना, दोष प्राण गिरफ्तार, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण था। ठीक, उसी में तहत बोला गया सर आपका जो 22(4) है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22(4) गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण हमारा एक मौलिक अधिकार है, जो कि यदि समान परिस्थिति में लागू होगा तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31C तथा आर्टिकल 33 व 34 ज्यों के त्यों बने रहेंगे। तो 31C और आर्टिकल 33 और 34 ज्यों के त्यों बने रहेंगे। आर्टिकल 33, 34 क्या है सर आपको, वही संसद के पास शक्ति है कि वो सेनाओं के अधिकार को छीन सकता है, 33, और सर 34 है मार्शल लॉ वाला। यस सर, ठीक, 31 है आपका 33, 34, 32 पहले 31 आपको आ गया सर वो वाला संपत्ति का अधिकार। हाँ, तो आपका जो संपत्ति का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट कहा कि 31C संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 33 और 34 ज्यों के त्यों बने रहेंगे। इस प्रकार विधायिका व न्यायपालिका का टकराव समाप्त हो गया। इसको अच्छे समझते हैं मिनर्वा में, इसको आइए, इसमें लैंग्वेज के हिसाब से पूरा गड़बड़ कर दिया है, तो समझते हैं। जो मिनर्वा मिल्स का नाम भारत संघ 1980 था, है ना, एक मिल है भैया, आपको दिख रहा है भाई, नाम में है मिल्स, कोई कंपनी का है जिसका भैया मुद्दा फंस रहा है, और इसने भारत सरकार के खिलाफ बात बोल दिया 1980 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके मुद्दे में मिनर्वा मिल्स की बात को सुनते हुए कहा कि अनुच्छेद 22(4) इसमें आपको स्पष्टता लिखा गया है, गिरफ्तार अर्थात गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, है ना, तो गिरफ्तार अर्थात गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यह तो अनुच्छेद 22(4) यदि समान परिस्थिति में लागू होगा तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा कि भाई हर व्यक्ति को समान परिस्थिति में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है, तो अगर ये सब चीज़ें समान परिस्थिति में रहे तो उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31C मगर ये गिरफ्तारी से जो संरक्षण वाला बात बोल रहे हैं, मगर अगर ऐसा मुद्दा आता है कि 31C की स्थिति आती है, 31C में आपका दिया है संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार के मुद्दे में जिसको लेकर आप बार बार बवाल कर रहे हैं, इसको हटा दिया गया है। यह आर्टिकल 33 और 34, जब 33 में है कि सरकार आर्मी अन्य खुफिया एजेंसी का मौलिक अधिकार का कमी कर सकता है संसद नियम बना के, 34 है भाई मार्शल लॉ, तो 31 संपत्ति का अधिकार, सैन्य अधिकारियों का मौलिक अधिकार का हनन करने की शक्ति संसद के पास है, 34 के तहत मार्शल लॉ आ गया। इन सबको ज्यों के त्यों बने रहेंगे, ठीक है, तो ये सब हमेशा बने रहेंगे। 31C आर्टिकल 33 और 34 ज्यों के त्यों बने रहेंगे, इसमें सामान्य परिस्थिति में और उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। इस प्रकार विधायिका और न्यायपालिका का टकराव समाप्त हो गया, क्योंकि बार बार संसद और न्यायपालिका बार बार टकरा रही थी ना, न्यायालय बोल रहे नहीं भाई आप ऐसा मत करो, सरकार बार बार संशोधन कर दे रही थी, इस नियम को बदल रही थी, उस नियम को बदल रही थी, तो इसकी वजह से पूरा टकराव ही खत्म हो गया। ठीक, चलिए, तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ पूछ सकता है कि किस केस की वजह से, किस मुद्दे की वजह से, किस वाद की वजह से विधायिका और न्यायपालिका का टकराव समाप्त हो गया, तब मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार में कौन से अनुच्छेद सम्मिलित किए गए थे? 31C, 33 और 34 ज्यों के त्यों बने रहेंगे। किन अनुच्छेदों को बने रहने का बात कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? तो 31C, 33 और 34। तो 31 के बाद 32 छोड़ दीजिए, 33, 34, 31, 33, 34 ज्यों के त्यों बने रहेंगे। ठीक, आइए तो ये शिक्षक भर्ती वाले मेरे भाई बंधु, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? आप सबको पता है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं, क्योंकि 75 में आपातकाल लगाई इंदिरा गांधी जी ने। और इंदिरा गांधी जी ने अपने हिसाब से पूरे संविधान को बदलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बदलने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 किया, जिसे मिनी संविधान, इंदिरा संविधान ये सब कहते हैं, है ना। एक और आप देखें तो वो संविधान कहते हैं।
तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। ये आने वाले समय में आपका आ सकता है एग्जाम में। किस संविधान संशोधन में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति असीमित कर दिया था, असीमित अधिकार दे दिया? 37वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। अरे भैया असीमित कार्य कौन कर रहे थे? भैया इंदिरा गांधी जी तो कर रही थी ना 42वां संविधान संशोधन करके। असीमित रूप से मैं कुछ भी बदल सकती हूँ, मेरी कोई सीमा नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने किया था 42वां संविधान संशोधन में। चलिए तो कुछ मुद्दे आपके हो गए। सर गोलकनाथवाद में संशोधन नहीं कर सकते थे, केशवानंद भारतीवाद के बाद संशोधन कर सकते थे मौलिक अधिकारों में, और 42वां संविधान संशोधन के बाद असीमित रूप से आप बदलाव कर सकते थे। और मिनर्वा मिल्स में जो न्यायपालिका और विधायिका बार बार टकरा रही थी कि विधायिका माने होता है संसद लोग नियम बना रहे हैं और दोस्तों उसके खिलाफ लोगों को विवाद लेके जा रहे तो न्यायपालिका उसको नियम को रद्द कर दे रही है। तो जो विधायिका और न्यायपालिका का जो मुद्दा था वो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। ठीक, चलिए तो आपका गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973, 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन 1971 जिसे कहा गया संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहा गया, 42वां संविधान संशोधन जिसे कहा गया इंदिरा संशोधन है ना, ये आपका भैया क्या बोलते हैं मिनी संविधान संशोधन, ये मिनी संविधान कहा गया, इंदिरा संविधान कहा गया, ये सब चीज़ें। और था आपका क्या शंकरी प्रसाद वाला केस भी आप देख लिए। ठीक, चलिए आपको पूरे एक झलक आप देख लीजिए। शंकरी प्रसाद भारत संघ 1951 में आया था। ठीक, याद रखेंगे। ऐसे बोले भाई 13 और उसमें जो अलग अलग शब्दावली थे वो अलग अलग हैं, है ना, विधि जो शब्द है वो अलग अलग है करके, तो इसको हटा दिया गया कि वो एक ही है, गोलकनाथवाद बोल दिया, विधि एक ही है, इसलिए संशोधन नहीं कर सकते हम लोग संविधान में। तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, गोलकनाथ में नहीं कर सकते, फिर केशवानंद में फिर कर सकते हैं। शंकरी प्रसाद में संशोधन, तो शंकरी प्रसाद में संशोधन कर सकते हैं, फिर आपको भैया आगे गोलकनाथ संशोधन नहीं कर सकते, फिर आएगा इसके बाद इसको छोड़ देते हैं, केशवानंद भारतीय संशोधन कर सकते हैं मौलिक अधिकार में, याद रखेंगे। अभी 42वां से असीमित शक्ति हो गई संशोधन की, तो मिनर्वा मिल ने पूरा आपस में टकराव ही खत्म कर दिया। चलिए क्लियर हो गई आज की क्लास से सबको? तो चलिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आपको भैया मार्शल लॉ समझ में आ गया होगा, तो मार्शल लॉ समझ में आ गया, कैसे आर्मी मिलिट्री लोग अपने अधिकारों के लिए केस नहीं कर सकते समझ में आ गया होगा, है ना। वो और केशवानंद भारतीय अपने आप में एक मील का पत्थर क्यों, क्योंकि उसने अधिकार दिया कि उसी समय पे आप संशोधन कर सकते हैं मौलिक अधिकारों में। ठीक, 1973 उसको याद रखिएगा। गोलकनाथ शंकरी प्रसाद में बोला संशोधन करेंगे, गोलकनाथ में बोला 1967 में संशोधन नहीं करेंगे, केशवानंद ने बोला संशोधन करेंगे, और 42वां संविधान संशोधन में सीमित रूप शक्ति मिल गया संशोधन करने का। और जब मिनर्वा मिल्स आया तो भैया आपको देखिए पूरा मुद्दा ही एक खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई बवाल ही ना रहे। ठीक, तो चलिए यही भी अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और ध्यान से व्यवहारिक ज्ञान के तरीके से पढ़िए। धन्यवाद।